हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा कक्षा 10 का जीव विज्ञान है उसके अंतर्गत पहला अध्याय यानी लाइफ प्रोसेस, जिसे हिंदी में जैव प्रक्रम कहा जाता है या फिर जैव प्रक्रिया। इसके हम लोग PYQs इन MCQ के बारे में डिस्कस करने वाले, यानी इसके अंतर्गत जितने भी MCQ आते हैं इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और तय है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। चलिए बिना किसी देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पहले ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप उत्तर देंगे तो बेहतर रहेगा। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलता है। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यह केवल न कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट आदि के लिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है और साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर भी आपको यह देखने को मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, कहाँ से निकलती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, जल से, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न नंबर दूसरा आता है, इसका क्या कहना है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, यानी प्रकाशीय अभिक्रिया किसके अंतर्गत होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, हरित मैं आपको अभी एक ट्रिक बता रहा हूँ। प्रकाश कहाँ पर रहेगा, प्रकाश वहीं पर रहेगा जहाँ पर स्टार रहेंगे। स्टार से क्या याद रखेंगे, स्ट्रोमा, यानी क्या हो जाएगा, हरित लवक के क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा। सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर हरित लवक के ग्रेना में। ट्रिक नहीं बन पाई, फेल हो गया ट्रिक। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे याद कर लेंगे कि प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर होती है, ग्रेना में। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि प्रकाश होता है स्ट्रोमा में, लेकिन वहाँ पर अभिक्रिया ना होकर कहाँ पर होगी, ग्रेना में। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं अपनी मर्जी से। फिर हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा आता है। प्रश्न नंबर तीसरा का क्या कहना है कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या बनते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ATP तथा NADP और डॉट क्या हो जाएगा, 2H, यानी हमारा जो ऑप्शन सी होगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर चौथा आता है। प्रश्न नंबर चौथा का क्या कहना है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है, यानी क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है। तो क्या अवशोषित करता है बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को, यानी ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाएगा वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 5 आता है। प्रश्न नंबर 5 का क्या कहना है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टार कहाँ पर होंगे, प्रकाश में होंगे, लेकिन वहाँ पर न होकर क्या होगा, अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे पास प्रश्न नंबर तीसरा आता है, छठवां आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं लगभग 3 से 4 सालों से यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। फिर भी मैं किस उम्मीद से कर रहा हूँ यह आप लोग सोच सकते हैं कि मेरा एकमात्र सहारा यूट्यूब ही है। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो मैं किसी की लायक नहीं रह जाऊँगा। दोस्तों आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि मेरा भी यूट्यूब जो है मोनेटाइज होकर थोड़ा मोड़ा पैसा आने लगे और मेरे घर की आर्थिक स्थिति चल सके। दोस्तों मैं पहली बार आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें, ताकि आप लोग सबको सपोर्ट करते हैं यार। इतने मेहनत से करता हूँ यार, कुछ तो सपोर्ट करो यार। लोग मेरी उम्र के लड़के मैदान में जाकर खेल रहे हैं और मैं एक कमरे में बैठकर वीडियोस बनाता हूँ ताकि अपने भविष्य के लिए, लेकिन यार फिर भी तुम लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हो। प्यार आपसे निवेदन है कि कृपया सपोर्ट करिए। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 6वां आता है। प्रश्न नंबर 6 का क्या कहना है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो कौन सी प्रक्रिया है, उसका नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 7वां आता है। प्रश्न नंबर 7वां का क्या कहना है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती है, यानी यह क्रिया कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती
होती है बच्चों, यह क्रिया कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 8वां आता है। प्रश्न नंबर 8वां का क्या कहना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी उपयुक्त में सभी, यानी ये सब चीज़ें क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, आवश्यक है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 9 आता है। प्रश्न नंबर 9 का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषीय नहीं है, यानी चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि विषमपोषी नहीं है बल्कि क्या है, स्वपोषी है। तो क्या हो जाएगा, मनी प्लांट। एक क्या है, पौधा। पौधा क्या होते हैं, स्वपोषी, यानी ऑप्शन जो डी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 10 आता है और प्रश्न नंबर 10 का क्या कहना है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या होती है, यानी एक संरचना होती है। मैं अभी आपको यहाँ पर एक फिगर भी बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर मान लीजिए यह मानव का मुख है और यह मानव का, यहाँ पर आप जाएंगे आहार नाल के नीचे, यानी अगर आप यहाँ पर अमाशय को लेकर जाएंगे, फिर अमाशय बन जाएगा तो यहाँ पर एक सी के आकार की संरचना बन रही है। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है, यहाँ पर ग्रहणी कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर अगला आता है जिसका नाम क्या है, प्रश्न नंबर 11 है। और प्रश्न नंबर 11 का क्या कहना है, रुक जाइए। प्रश्न नंबर 11 का कहना है कि मनुष्य की ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 20 से 25 सेंटीमीटर। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 12 आता है और प्रश्न नंबर 12 का क्या कहना है कि रक्तदाब मापा जाता है, यानी क्या नापा जाता है, रक्तदाब को किससे नापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, स्फेग्नोमैनोमीटर, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 13 आता है और प्रश्न नंबर 13 का क्या कहना है कि कृमि रूप परिशेष का किसका भाग है। कृमि रूप परिशेष का किसका भाग है बच्चों, यह किसका भाग है, बड़ी आंत का, यानी बड़ी आंत का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 14 आता है और 14 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि मनुष्य में दूध दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य में कितने दूध दांत होते हैं, तो कितने होते हैं मनुष्य में। जैसा कि आप जानते हैं कि 32 दांत होते हैं, जिनमें से 20 दांत कौन से होते हैं, मिल्क के होते हैं, यानी दूध के होते हैं। बाकी जो बचे हमारे 12 कौन से होते हैं, अस्थाई, और 20 क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दूध वाला दांत होता है उसे अस्थाई दांत कहते हैं क्योंकि यह टूट जाता है, जबकि जो 12 दांत होते हैं वह कौन से होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 15 आता है। प्रश्न नंबर 15 का क्या कहना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कौन सा है, यानी पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या क्या चीज़ें बनती है, वही चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यहाँ पर मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर CO2 लिया गया है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद H2O लेंगे और यहाँ पर हरित लवक लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, इत्यादि जब चीज़ें लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज यानी C6H12O6 हमारा बन जाएगा। और क्या बनेगा, यानी ऑक्सीजन बनेगा, और क्या बनेगा, जल भी बनेगा। तो हमारी ये चीज़ें बनेंगी, यानी मिलाइए कौन कौन से, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, यानी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक जाती है। चूँकि यह जो प्रश्न है यह हमारा पर्यावरण से लिया गया है, जो कि बायोलॉजी का अंतिम अध्याय जहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे लिंडमैन का नियम, वहीं से यह प्रश्न लिया गया है। तो इसका क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको यह प्रश्न नहीं है चिंता मत लीजिए, अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 17 आता है और प्रश्न नंबर 17 का क्या कहना है कि यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत क्या स्रावित करता है, तो क्या स्रावित करता है, यह पित्तरस करता है। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि पित्ताशय पित्तरस को स्रावित करता है। पित्ताशय जो होता है वो पित्तरस को केवल एकत्रित करके रखता है, जबकि जो हमारे यकृत होता है यह पित्ताशय को क्या करता है, पित्तरस को क्या करता है, स्रावित करता है। अब 18 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि शरीर के
बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। अब 19 नंबर प्रश्न का क्या करना है कि जठर रस स्रावित होता है, यानी जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो वह कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से नहीं, क्या होता है? अमाशय से, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का क्या कहना है? गुर्दे की इकाई को उत्सर्जन क्रिया में भाग लेती है, यानी गुर्दे की इकाई कौन सी है जो कि उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है? तो कौन सी लेती है? यहाँ पर वृकाणु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 21 आता है और प्रश्न नंबर 21 का क्या कहना है? 1 मिनट, थोड़ा देखिए क्या है नीचे, वो थोड़ा चलिए 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। कीड़ा आपने सुना है? कीड़ा, जिसका मीनिंग होता है KEDA, कीड़ा। अगर मैं कीड़ा को जल में घोलूँ, मैंने एक पात्र ले लिया, मान लीजिए इसमें मैंने जल भर दिया और यह कीड़ा है, अगर मैं इसको जल में घोलूँ तो क्या यह जल में घुलेगा? आपका उत्तर क्या होगा? नहीं घुलेगा। यानी जल में न घुलने वाले कौन से विटामिन हो जाएंगे? जल में न घुलने वाले, न घुलने वाले, जल में न घुलने वाले विटामिन्स। जबकि जल में घुलने वाले विटामिन अगर देखा जाए तो ई तक होता है, के तक विटामिन होते हैं, और बचे कौन? बी बचे और सी। तो ये क्या हो जाएंगे? जल में घुलेंगे, यानी जल में न घुलने वाले कीड़ा, और क्या हो जाएगा? जल में घुलेंगे BC, यानी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर कौन सा जोड़ा जल में घुलता है? तो BC घुलता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? संतरा, क्योंकि खट्टी चीज़ों में ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 13 आता है, 23 आता है और 23 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो क्या हो जाएगा? विटामिन B2 या B1, यानी विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। और हमारे सामने प्रश्न नंबर 24 आता है। प्रश्न नंबर 24 का क्या कहना है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? यानी मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम और टाइलिन, यानी लाइसोजाइम और टाइलिन दोनों, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आता है। प्रश्न नंबर 25 का क्या कहना है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो किसमें निभाता है? इसमें यह श्वसन में निभाता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 आता है और प्रश्न नंबर 26 का क्या कहना है कि ऊर्जा की मुद्रा कौन सी? यानी ऊर्जा की मुद्रा चारों ऑप्शन में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ATP को कहा जाता है। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर 27 आता है और प्रश्न नंबर 27 का क्या कहना है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे रटेंगे तो आप बार बार भूल जाएंगे। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, यहाँ पर इसका सही, मैं अभी ये प्रश्न भी पढ़ रहा हूँ 27-28, क्योंकि लोगों को 27 और 28 प्रश्न में बहुत डाउट होता है। अगर आप एक बार मेरे ट्रिक को सुन लिए तो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मान लीजिए कि इसका ऑप्शन क्या है और कोशिका द्रव्य सही है, यानी ऑप्शन ए सही है। मुझे नहीं मालूम कैसे सही है, लेकिन आपको भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर ये कैसे सही है और इसमें ट्रिक मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन ए, यानी ग्लूकोज। यहाँ पर देखिए आपको ग्लाइकोजन, यानी यहाँ पर आपको ग्लूकोज से संबंधित कुछ मिलता जुलता दिख रहा है ना, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसमें क्यों नहीं सही हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ग्लाइकोल ल है, ज नहीं है, इसलिए यह सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कोशिका द्रव्य मार देंगे। दोहे में दिक्कत होता है, कोशिका द्रव्य और किसमें? ग्लूकोज में। तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। जहाँ पर अंत में ज दिख जाएगा वहाँ पर ग्लूकोज रहेगा, जहाँ पर ल दिख जाएगा वहाँ पर कोशिका द्रव्य रहेगा। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 30 नंबर यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का क्या कहना है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत किस अंग से होती है? तो किस अंग से शुरुआत होती है? मुख से, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का क्या कहना है कि मानव हृदय में कच्छू यानी विस्म की कितनी संख्या होती है? तो कितनी होती है? 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमारे सामने प्रश्न नंबर
31 आता है। चूँकि हम यहाँ तक पढ़ा नहीं पाएंगे, हमने आपको 30 प्रश्न के बारे में बताया, तो इसके लिए मैं आपके लिए अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी जानूँ कि भाई लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि मैं भी वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।